कोई बात इतनी दफ़ा कही जाए कि जब कही जाए तो लोग कहें क्या घिसी पिटी बात कह रहे हो। लेकिन कोई बात इतनी दफ़ा क्यों कही जाए, क्योंकि वो दुरुस्त हो। जैसे ये बात कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर जिसमें दुनिया के दो बेहद ताकतवर मुल्कों के नेता आमने सामने बैठे हैं और पूरी दुनिया के राजनीतिक टिप्पणीकार उस तस्वीर के निहितार्थ निहार रहे हैं। या फिर एक बयान जिसके बाद लोगों को लगने लगा है कि अब भारत की पूरी दुनिया में हस्ती हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। दुनियादारी में आज विस्तार से G7 के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी कनाडा से है। कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में काफ़ी हंगामा हो रहा है। 25 मई को एक पुलिस अधिकारी के हाथों हुई जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने आपको पहले भी इसके बारे में विस्तार से बताया है। ट्रंप, वहां के राष्ट्रपति, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना बुलाना चाहते हैं। इस मसले पर पत्रकारों ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछा। आमतौर पर ट्रूडो मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका वाले सवाल पर वो लगभग 20 सेकंड तक चुप रहे। फिर जब बोले भी तब भी ट्रंप की आलोचना नहीं की। ट्रूडो की चुप्पी की ये क्लिप पूरी दुनिया में शेयर हो रही है। दूसरी सुर्खी सूडान से है। 3 जून यानी कि आज ही के दिन वहां पर खार्तूम नरसंहार हुआ था। इसकी ये पहली बरसी है। पिछले साल इस तारीख को वहां ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने सेना मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई थी। इसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पहली बरसी के मौके पर फिर से लोग एकजुट ना हो पाएं, इसके लिए सूडान की सेना ने खास तैयारियां की। राजधानी खार्तूम में सड़कों पर आवाजाही रोकने के लिए कटीले तार और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। तीसरी सुर्खी है चीन से। वहां एक डॉक्टर की मौत पर खूब नाराजगी है लोगों में। इन डॉक्टर का नाम था हु वेइफेंग। 42 साल के हु वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट थे। ये वही अस्पताल है जहां कोरोना पर सबसे पहले चेतावनी देने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग काम करते थे। ली की ही तरह 2 जून को हु वेइफिंग भी कोरोना से चल बसे। उन्हें मिलाकर अब तक इस अस्पताल के 6 डॉक्टर कोरोना के चलते मर चुके हैं। अस्पताल के एक डॉक्टर ने गार्डियन अखबार को बताया कि प्रशासन ने अस्पताल के स्टाफ से पीपीई का इस्तेमाल न करने को कहा है, ताकि चीन की सब कंट्रोल में है वाली पोजीशन पर सवाल ना उठे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज इस खबर की शुरुआत करेंगे 2 बरस पुरानी एक वायरल तस्वीर से। एक तस्वीर जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देशों के बीच पसरे टेंशन की चुगली कर दी। इस फोटो में वैसे तो कई सपोर्टिंग किरदार थे, लेकिन मुख्य कलाकार थे 2। एक जो मेज की दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे हैं और सामने खड़े लोगों को ताक रहे हैं। दूसरी वो जो मेज की बाईं तरफ हथेलियों को टेबल पर टिकाए उस आदमी को घूर रही थी। ये दोनों लोग न केवल अपने अपने देश के मुखिया थे, बल्कि अपनी सोच और पॉलिटिक्स में भी ये दोनों अलग अलग धुरियों पर खड़े थे। कौन थे ये दोनों? ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कुर्सी पर बैठे थे, और उन्हें घूरने वाली शख्सियत थी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। इन दोनों के अलावा इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत कई और लोग थे। ये तस्वीर खींची थी जर्मन कैबिनेट के आधिकारिक फोटोग्राफर जेस्को देन्स ने। देन्स की खींची इस फोटो को पहले तो जर्मन सरकार ने जारी किया और फिर खुद एंजेला मर्केल ने यह फोटो अपने इंस्टाग्राम पर डाली, मानो ट्रंप के साथ चल रहे तनाव और उसके प्रति अपने डिस्टेस्ट को दुनिया के सामने रख रही हो। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, जैसे ट्रंप और मर्केल की ये तस्वीर। और अगर हम इसकी तुलना करें ओबामा और मर्केल की उस 5 साल पुरानी तस्वीर से, जिसमें हरी घास के एक लॉन में बेंच पर बैठे हैं बराक ओबामा, उनका चेहरा सामने खड़ी मर्केल के आगे है और इधर बेंच पर बैठे ओबामा की बाहें जितनी फैली हैं, कमोबेश उसी क्षेत्रफल में मर्केल का भी हाथ फैला है। दोनों में कुछ गहरे अंदाज में बात हो रही है, जिसका तरीका बहुत दोस्ताना है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। मर्केल ओबामा एक तरफ, ट्रंप मर्केल दूसरी तरफ। इन दोनों तस्वीरों के बीच में ठीक 3 साल का फासला था। पहली खींची गई जून 2015 में, दूसरी जून 2018 में। अगर सिर्फ इसी एक तस्वीर को उठा लें तो आप समझ जाएंगे कि 3 वर्षों में जर्मनी और अमेरिका कितने दूर हो गए थे। ये दूरी, ये असहमतियां अमेरिका और उसके पुराने सहयोगी देशों के रिश्तों पर भी असर डाल रही हैं। ये उस सालाना आयोजन के प्रभाव पर भी असर डाल रही हैं जो इन दोनों तस्वीरों और हमारी आज की मुख्य खबर के बीच का कॉमन संदर्भ है। क्या है ये संदर्भ? ये संदर्भ है
G7, ग्रुप ऑफ 7 का ज्यादा प्रचलित शॉर्टकट G7। हर साल गर्मियों में G7 का सालाना सम्मेलन होता है। मेजबानी की जिम्मेदारी बारी बारी से सदस्य देशों पर आती है। इस बार मेजबानी की बारी अमेरिका की थी। जून में अमेरिका के मैरीलैंड स्थित कैंप डेविड में G7 की मीटिंग होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इस सम्मेलन का तय समय पर हो पाना मुश्किल लग रहा था। मार्च के महीने में ट्रंप ने कहा था कि वो कोरोना के चलते ये सम्मेलन रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर लेंगे सब, लेकिन फिर पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा कि वो सशरीर उपस्थिति वाला सम्मेलन बुलाने पर फिर से विचार कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ये ऐलान करने से पहले ट्रंप ने बाकी सदस्य राष्ट्रों के साथ कोई मशवरा नहीं किया। नतीजतन बाकी सदस्य ट्रंप के प्रस्ताव पर ठंडे रहे। एंजेला मर्केल ने तो साफ कह दिया कि कोरोना की स्थितियों को देखते हुए वो नहीं जाएंगी इस सम्मेलन में, और जवाब में ट्रंप को अपनी बात से पीछे हटते हुए कहना पड़ा कि वो G7 सम्मेलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान में दिलचस्पी का असली पॉइंट कुछ और था। पॉइंट ये था कि ट्रंप ने G7 में विस्तार की बात कही। उन्होंने कहा कि G7 बहुत आउटडेटेड हो चला है, इसमें नई जान फूंकने की ज़रूरत है। ट्रंप के मुताबिक इसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। और नए सदस्य कौन हो, किन देशों का नाम लिया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस। इस ऐलान में 3 मुख्य बातें हैं। एक, G7 को लेकर ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं। दूसरा, रूस को फिर से ग्रुप में वापस लाने की उनकी रट। और तीसरी मुख्य बात, चीन का एंगल। ये सारा माजरा जानने से पहले जरूरी है कि हम एक बार G7 का परिचय जान लें, उसका स्ट्रक्चर जान लें। बात शुरू होती है 70 के दशक से, कोल्ड वॉर का टाइम। साम्यवाद और पूंजीवाद की 2 धुरियों पर दुनिया घूम रही थी। G7 की पैदाइश हुई पूंजीवादी धड़े में। नॉन कम्युनिस्ट पक्ष की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले लोकतांत्रिक देशों ने अपनी एक बैठकी बना ली। ऐसी बैठकी जहां इन्हें साथ मिलकर अपनी आर्थिक चिंताओं पर मशवरा करना था और आपसी सहयोग के रास्ते तलाशने थे। ये मिलकर डीलिंग करने वाली बात के पीछे आइडिया क्या था? ये कि अकेले अकेले रहने से बात नहीं बनेगी, बाकी संगी साथी आबाद रहें, हम में एकता रहे, इसी में सबका भला है। ये सोचकर साल 1975 में 6 देशों ने एक ग्रुप ऑफ 6 बनाया। कौन से 6 देश थे ये? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और पश्चिमी जर्मनी। यानी एक अमेरिकी महाद्वीप से, एक यूरोप से और बाकी सब यूरोप से। आपने गौर किया, मैंने जर्मनी नहीं बोला, पश्चिमी जर्मनी बोला। क्यों बोला? क्योंकि तब जर्मनी के 2 हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी, और दोनों के बीच बर्लिन की दीवार खड़ी थी। सोवियत प्रभाव वाले पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी सिस्टम था और वेस्ट के प्रभाव वाले पश्चिमी जर्मनी में कैपिटलिज्म था। ये ग्रुप ऑफ 6 अगले साल यानी कि 1976 में, मतलब बनने के बाद अगले साल, कनाडा के साथ आने से ग्रुप ऑफ 7 बन गया। अब इसमें 7 देश हो गए। अमेरिकी महाद्वीप से अमेरिका के अलावा कनाडा, यूरोप के देश और जापान। 1981 से यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें भागीदारी शुरू कर दी। ईयू की भागीदारी लेकिन बतौर मेंबर नहीं थी, वो बस साझा यूरोपीय हितों का प्रतिनिधित्व करता था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके 7 साल बाद यानी कि 1998 में रूस भी इस ग्रुप में शामिल हो गया। यानी अब मुल्क हो गए 7 से 8 और ये समूह कहलाने लगा ग्रुप ऑफ 8। उम्मीद जगी कि इसके बहाने पूर्व और पश्चिम के बीच की जो खाई है वो पटेगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। ये G8 ग्रुप अपने ज़रूरी मसलों पर बातचीत के लिए हर साल एक बार मिलता था। ग्रुप की अध्यक्षता बारी बारी से सभी सदस्य देशों के बीच घूमती थी। जिसके पास प्रेसिडेंसी होती वो न केवल उस साल के सम्मेलन का एजेंडा तय करता, बल्कि सम्मेलन से जुड़ी बाकी जिम्मेदारियां भी उठाता। पहले इस ग्रुप का मुख्य फोकस अर्थव्यवस्था पर था, फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी नीतियां भी शामिल हो गई। इस ग्रुप की सफलता इसके सदस्यों की समझदारी और सहयोग करने के उनके ईमानदार मंसूबों पर ही टिकी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि शॉर्ट में हम नाटो कहते हैं, NATO, उसकी तरह ये G8 कोई औपचारिक संगठन नहीं था। ये एक अनौपचारिक जुटान की तरह था। यहाँ कानून की पोथी नहीं थी कि आपके ऊपर कोई अनिवार्य फैसला थोपा जाए। सारी कुंजी आपसी सहयोग और समझ में थी। और आपसी समझ बनाने की बात कहने में आसान बहुत लगती है, असलियत में ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मुश्किल है कि दुनिया बदल गई है। देशों के आपसी समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। खेमेबाजियाँ और गुट भी बदल गए। व्यापार, ग्लोबल पॉलिटिक्स और सुरक्षा जैसे ज़रूरी मसलों में G8 के सभी सदस्यों का हित मैच नहीं करता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2014। क्या हुआ था इस साल? इस साल G8 फिर से घटकर G7 बन गया था। G8 G7 क्यों बना? यह घटनाक्रम असल में रूस के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया की तरह था।
इस प्रतिक्रिया का बैकग्राउंड यूक्रेन के स्वायत्त प्रांत क्रीमिया से जुड़ा था। पश्चिमी देश और रूस दोनों यूक्रेन में अपना प्रभाव बनाना चाहते थे। इस होड़ में जीत मिली पुतिन को और मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया को आधिकारिक तौर पर खुद में मिला लिया। यूक्रेन में जो हुआ वो कोल्ड वॉर के दौर की पुनरावृत्ति थी। पश्चिमी देशों ने कहा कि रूस ने क्रीमिया पर अवैध कब्जा किया है, जबकि रूस अपनी कार्रवाई को वैध बता रहा था। वैध और अवैध के इस झगड़े में दोनों पक्षों का आपसी सहयोग नहीं हो सकता था और इसीलिए इसका सीधा असर पड़ा G8 ग्रुप पर। इस साल रूस को सम्मेलन की मेजबानी करनी थी। बाकी सदस्यों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने रूस को इस संगठन से भी बाहर निकाल दिया। ये संगठन के स्कोप के लिए बड़ा झटका था। अगला बड़ा झटका थे डोनाल्ड ट्रंप, जो 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके पदभार संभालने के बाद ट्रंप और G7 के बाकी सदस्य राष्ट्रों के बीच तनाव लगातार बढ़ने लगा और तनाव का सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस। ट्रंप लगातार अपने साथी देशों की अनदेखी कर रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ट्रंप का कहना था कि सहयोग करने के चक्कर में अमेरिका का नुकसान हो रहा है। उनको शिकायत थी कि जर्मनी के साथ व्यापारिक रिश्तों में अमेरिका निर्यात के मुकाबले आयात कहीं ज़्यादा कर रहा है। उन्होंने जर्मनी की कारों के अमेरिका में आयात को रोकने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा मौसम से जुड़ी फ्रांस और जर्मनी की चिंताओं से भी ट्रंप की असहमति जग जाहिर थी। ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से भी अलग कर लिया। हालात ऐसे बन गए कि G7 के बीच असहमतियों का अंबार खड़ा हो गया और दिक्कत तब और बढ़ गई जब ट्रंप रूस को वापस शामिल करने पर जोर देने लगे। 2018 के कनाडा G7 समिट में रूस को वापस लाने की इसी जिद ने इतना माहौल खराब किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले उनका देश अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना, आप एक प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं, मेहमान हैं और उनके सामने एक व्यक्ति का नाम लेकर आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। हालत इतने खराब थे। G7 की स्थिति अमेरिका बनाम अन्य की हो गई थी। सदस्य देशों के लीडरान और ट्रंप के बीच सार्वजनिक आलोचनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया था और भरोसे की कमी इतनी कि 2019 के G7 सम्मेलन में कनाडा और बाकी देशों ने सम्मेलन का एजेंडा एकदम आखिरी समय तक ट्रंप से छिपा कर रखा। G7 देशों के लीडर्स, खासतौर पर जर्मनी, फ्रांस और कनाडा के साथ ट्रंप के संबंध इतने खराब कि मीडिया इस ग्रुप को G7-1 कहने लगा। ग्रुप के भविष्य पर सवाल उठने लगे। ये ग्रुप कुछ सकारात्मक हासिल नहीं कर पा रहा था। जानकार कह रहे थे अगर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जगह कोई और लीडर चुनकर आए तब शायद इस ग्रुप की उम्मीदें बची रहें। लेकिन परेशानी सिर्फ ट्रंप और पुतिन तक सीमित नहीं थी, और भी कई स्तरों पर तनाव था। मसलन ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने को लेकर 2017 से ही लंदन और EU के बीच तनाव है। दोनों के हित एक दूसरे के आड़े आ रहे हैं। एक और बड़ी चुनौती ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने के लिहाज से ये बहुत छोटा संगठन है। दुनिया की बमुश्किल 10% आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है। कई तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के लिहाज से भी इसका प्रतिशत लगातार सिकुड़ रहा है। 70 के दशक में इस संगठन का ग्लोबल GDP में योगदान 65% से ज़्यादा था, लेकिन 2019 तक आते आते ये घटकर 40% रह गया। असर के लिहाज से ये ग्रुप इतना व्यावहारिक हो गया है कि 4 लोग कमरे में बैठकर बतिया लें और सोचें कि वो सारी दिक्कतें सुलझा लेंगे तो वो एक खामख्याली ही लगे। और इन्हीं सारी वजहों से G7 धीमे धीमे अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, लेकिन इसकी उम्मीदें खत्म नहीं हुई। इन्हीं उम्मीदों से जुड़ा है ट्रंप का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने G7 की सदस्यता बढ़ाने की बात कही। साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके आने से इसमें दुनिया का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, इस प्रस्ताव में चीन का जिक्र नहीं है, इसीलिए इसे चीन के जवाबी हथियार के तौर पर विकसित करने की प्लानिंग पर भी बात हो रही है। वेस्ट, खासतौर पर अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते एकदम धड़ाम हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप की कोशिश है कि G7 में विस्तार करके चीन को घेरा जाए। ये चीन से जुड़ा वही एंगल है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। चीन की बुलिंग से जुड़ी कई चिंताएं हैं दुनिया के आगे। इनमें से कुछ बड़े पॉइंट क्या हैं? पहला, दक्षिण और पूर्वी चाइना सी में एकाधिकार कायम करने की चीन की कोशिश। दूसरा, 5G टेक्नोलॉजी से बाकी देशों के राष्ट्रीय हितों को खतरा। तीसरा, ग्लोबल ट्रेड में चीन पर निर्भरता। चौथा, कोरोना पर चीन द्वारा जानकारियां छुपाना और दूसरे देशों को अंधेरे में रखना। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सवाल उठाने पर चीन का द्विपक्षीय व्यापार के सहारे उनको धमकाने की कोशिश करना। छठवां, हांगकांग और ताइवान में बढ़ रही चीन की आक्रामकता। ये 6 बिंदु हैं प्रमुख। पिछले दिनों खबर आई कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत समेत दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देशों के बीच एक साझा सिस्टम बनाना चाहते हैं। ऐसा सिस्टम जहां ये देश मिलकर चीन की 5G टेक्नोलॉजी का जवाब खोज सके।
अगर ये पहल मुमकिन हुई तो ये चीन के सामने एक समानांतर ग्लोबल सहयोग के और कई मोर्चे खोल सकती है। इस सिस्टम में समुद्री सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्यापक सहयोग और व्यापारिक हित भी शामिल होंगे। ये ऐसे मामले हैं जहां 2-4 देशों के सहयोग से बात नहीं बनने वाली। अगर G7 देश अपने आपसी मतभेद किनारे रखकर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो जाएं, तब जाकर वाकई में तगड़ी उम्मीदें बन सकती हैं। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज की तारीख 3 जून और इस तारीख का इतिहास जुड़ा है एक विमान और उसके शिकार हुए एक खूबसूरत शहर से। पर बात सिर्फ विमान और शहर की नहीं है, ये इतिहास एक देश के उस सरकार के फैसले से भी जुड़ा है जब युद्ध में अपनी हार का यकीन होने पर उसने अपनी खूबसूरत राजधानी को बचाने के लिए शहर छोड़ दिया। ये इतिहास है दूसरे वर्ल्ड वॉर का, जब यूरोप में सबसे ताकतवर मानी जाने वाली फ्रेंच सेना अपने से कहीं कमतर जर्मनी आर्मी की रफ्तार और सरप्राइज देने की उसकी कुव्वत के आगे पस्त हो गई। फ्रांस की तोपें, उसकी पूरी आर्टिलरी बर्बाद हो गई। आसमान में भी उसका कोई चांस नहीं था। फ्रांस हर मोर्चे पर पिछड़ गया था, लेकिन तब भी उसने सरेंडर नहीं किया। ब्रिटेन अकेला पड़ने के डर से लगातार फ्रांस को फाइट बैक करने के लिए पुश कर रहा था। जर्मनी ने सोचा फ्रांस को फाइनल धमकी देनी होगी और इसीलिए फ्रांस को पूरी तरह तोड़ने की मंशा से 3 जून 1940 को नाजी जर्मनी के कुख्यात लुत्फवाफा जहाज़ों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हवाई बमबारी की। उस समय इन लुत्फवाफा जहाज़ों का जवाब पूरे यूरोप में किसी के पास नहीं था। करीब 254 लोग मारे गए इस हमले में। फ्रांस को पता था अगर अब भी उसने पेरिस खाली नहीं किया तो जर्मन हवाई जहाज़ शहर को बर्बाद कर देंगे। उसकी ऐतिहासिक इमारतें मलबा बनकर रह जाएंगी। वैसे भी अब इस युद्ध में वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी उन्हें। नतीजतन 10 जून को फ्रेंच सेना के कमांडर जनरल मैक्सिम ने ऐलान किया कि अब पेरिस ओपन सिटी है। 14 जून को जर्मन सेना पेरिस में घुसी। इसके 11 दिन बाद फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर जर्मनी के आगे सरेंडर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये नाजी जर्मनी की सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास जानने में दिलचस्पी हो तो आप नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर, उसको भी देख सकते हैं। कई फिल्में हैं, कई प्रसंग हैं। टैरेंटिनो की फिल्म ध्यान आ रही है जो जर्मनी के इस पेरिस की ऑक्यूपेशन और उसके इर्द गिर्द बसी है। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। दुनियादारी, समझदारी कायम रहे। शुक्रिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की सियाही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस